बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इंजीनियर इमरान अहमद खानज़ादा और आप मेरे साथ हैं एजुकेशन चैनल विद इंजीनियर इमरान खानज़ादा के साथ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो 3 टॉपिक होंगे। पहला टॉपिक है मैग्नेटिक फ्लक्स, सेकंड टॉपिक हमारा आएगा मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और तीसरा टॉपिक आएगा मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की मेजरमेंट, यानी कि प्रैक्टिकल हम चेक करेंगे किस तरह से मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, जो आज का पहला टॉपिक है वो है मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स को समझने के लिए समझ लीजिए कि एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है, यानी कि हमारे पास एक परमानेंट मैग्नेट है जिसमें से फील्ड निकल रही है, नॉर्थ से निकल रही है, वो साउथ की तरफ जा रही है। ये जो भी फील्ड जा रही है उसको बी से जाहिर कर रहे हैं। इस फील्ड के अंदर हमने रख दिया एक ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे कि एक मैं पेन रख दूं इसके अंदर, लेकिन वो इस तरह से रखें कि इसकी फील्ड और ये एरिया आपस में परपेंडिकुलर हो जाए। तो क्या होगा, ये जो फील्ड यहाँ से निकल रही है नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही है, ये फील्ड जब हिट करेगी किसी भी सरफेस को तो क्या करेगी, उस सरफेस के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स को जनरेट कर देगी और वो फ्लक्स क्या होगा, उस सरफेस के अंदर रोटेट करेगा। जिसकी मिसाल मैंने यहाँ पे दिखा रखी है। एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है। नॉर्थ पोल से फील्ड निकल रही है, साउथ तरफ जा रही है। एक आयरन का मैंने कोर रख दिया, यानी कि जो मटेरियल बीच में होगा, जो ऑब्जेक्ट बीच में होगा, दोनों पिक्चर में से भी कंपेयर कर सकते हैं आप, वो एक क्लोज लूप होना चाहिए। दूसरी चीज ये, वो कंडक्टर होना चाहिए या वो आयरन कोर होना चाहिए। अगर उसमें आप रख दें, प्लास्टिक रख दें, कागज रख दें या आप लकड़ी रख दें तो कोई इफेक्ट नहीं मिलेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट नहीं होगा। यानी कि जैसे कि आयरन कोर रख रखा है, जब ये फील्ड ने हिट किया इस सरफेस को परपेंडिकुलर, तो क्या किया, इसके अंदर फ्लक्स को जनरेट कर दिया और फ्लक्स क्या करेगा, उसके अंदर रोटेट करेगा। ठीक है, तो ये तरीकाकार है मैग्नेटिक फ्लक्स को जनरेट करने का। यानी जब भी किसी फील्ड के अंदर परपेंडिकुलर रख दें हम किसी ऑब्जेक्ट को, तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट हो जाएगा। लेकिन शर्त क्या है कि जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसकी जो डायरेक्शन है, जो कि उसके ऊपर परपेंडिकुलर होती है, एरिया की डायरेक्शन, वो और ये फील्ड आपस में क्या हो, पैरेलल हो। देखिए इसके लिए यहाँ पे दिखा है मैथमेटिकली कि हमने एक ऑब्जेक्ट बीच में रखा हुआ है, फील्ड आ रही है, नॉर्थ से आ रही है, साउथ तरफ जा रही है। फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है हमारे पास, एरिया की डायरेक्शन भी कैसी, परपेंडिकुलर है। अभी थोड़ी देर पहले ऊपर यहाँ दिखाया है, एरिया की डायरेक्शन सरफेस पे क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, 90 के एंगल के साथ होती है। तो वो यहाँ पर एरिया की डायरेक्शन को ब्लैक से दिखा रखा है और ग्रे में दिखा रखी है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। दोनों डायरेक्शन आपस में पैरेलल हो जाएंगी, तो याद रख लीजिए यहाँ पे मैक्सिमम फ्लक्स जनरेट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे नजर आ रहा है आपको, नॉर्थ से फील्ड आ रही है साउथ, तो दोनों फील्ड की डायरेक्शन जो ग्रे में नजर आ रही है, ब्लैक जो एरिया की डायरेक्शन नजर आ रही है, दोनों पैरेलल हैं, मैक्सिमम फ्लक्स जनरेट हो जाएगा जब उनके दरमियान में फील्ड और एरिया की डायरेक्शन के अंदर, यानी सरफेस के ऊपर जो एरिया है उसकी जो डायरेक्शन है वो आपस में पैरेलल हो जाए। अब देखें, कोई भी, मैंने भी कहा ना आपको, सरफेस पे जो एरिया की डायरेक्शन होती है परपेंडिकुलर होती है। अब यहाँ भी परपेंडिकुलर है लेकिन वो पैरेलल हो रही है किसके साथ, मैग्नेटिक फील्ड के साथ। तो क्या होगा, मैक्सिमम फ्लक्स जनरेट हो जाएगा। लेकिन यहाँ नीचे पिक्चर में देखें, सरफेस की डायरेक्शन, सरफेस पे जो एरिया की डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर है और फील्ड इस तरह आ रही है। दोनों के दरमियान एंगल कितना बन रहा है, वो 90 का बन रहा है। तो क्या होता है, वो मिनिमम हो जाता है। किस तरह, वो हम लेक्चर में जब कायदा स्टार्ट करेंगे तो उसमें समझ में आएगा आपको। ठीक है जी, ये था इसके अंदर इसकी एप्लीकेशन है। जैसे कि MRI वगैरह कर रहे हैं वहाँ पे, तो उसमें क्या हो रहा है, हमारे पास यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड इस्तेमाल की जा रही है। ये एप्लीकेशन थी उसकी। अब यहाँ एक एग्जाम्पल भी आएगी, उसको भी सॉल्व करेंगे, जो लेक्चर बाकायदा स्टार्ट कर देंगे। अब आ गया फ्लक्स डेंसिटी। वही पिक्चर मैंने पुरानी रिपीट कर लिया नए सवाल के साथ कि फ्लक्स डेंसिटी क्या होता है। तो ये जो फील्ड है, ये जो फ्लक्स जनरेट कर रहे हैं, फ्लक्स पर यूनिट एरिया, जो फ्लक्स जनरेट हुआ किसी सरफेस में पर यूनिट एरिया के साथ, तो वो कहलाता है उसकी फ्लक्स डेंसिटी। यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स तो ये है जो इसके अंदर रोटेट कर रहा है, फील्ड ने हिट किया एरिया के ऊपर परपेंडिकुलरली और उसके अंदर जनरेट कर दिया मैग्नेटिक फ्लक्स को, तो ये फ्लक्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। तो उसको हम डेंस इस तरह कहते हैं। एक और पिक्चर दिखाई मैंने, नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रहे हैं। अब जितना भी फील्ड है, जितने एरिया को, फर्ज किया कि कंडक्टर इतना बड़ा है, लेकिन जितनी फील्ड आ रही है, जितना एरिया पे वो टच होगी, कट करेगी, हिट करेगी, जितने एरिया के ऊपर, वही लेंथ इस्तेमाल करेंगे। तो कंडक्टर तो बड़ा है, यहाँ से नीचे भी जा रहा होगा, वहां से ऊपर जा रहा होगा, लेकिन जो फील्ड के एरिया में आ गया वो लेंथ L है, जो करंट गुजर रहा है उसके अंदर I है हमारे पास। ठीक है, दो तरीके से मैग्नेटिक फील्ड की फ्लक्स डेंसिटी को डिफाइन कर रहे हैं। एक तो इस तरह से फ्लक्स पर यूनिट एरिया के साथ, दूसरा फ्लक्स डेंसिटी को डिफाइन इस तरह कर रहे हैं कि एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल, इसमें करंट कैरिंग कंडक्टर रख दिया, तो वो जो करंट गुजर रहा है उसमें और जितना एरिया पे हिट कर रही है फील्ड है, तो क्या करेंगी, इसके अंदर जो ये फील्ड है ये कहलाएगी इसकी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। ये स्ट्रॉन्ग भी हो सकती हैं और ये कमजोर भी हो सकती हैं। इसके लिए एक एग्जांपल और दिखाई कि हम जानते हैं जब करंट कैरिंग कंडक्टर को रखते हैं किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, जो करंट गुजर रहा होता है, तो किसी भी कंडक्टर में से करंट गुजारेंगे आप, तो क्या होगा, उसके इर्द गिर्द भी फील्ड जनरेट हो जाएगी
और एक फील्ड ये जा रही है, दो फील्डें आ गई। अब देखिए यहाँ दिखा रखा है मैंने, एक फील्ड इस तरह से जा रही है हमारे पास जो यूनिफॉर्म नजर आ रही है, पैरेलल नजर आ रही है, और एक फील्ड सर्कुलर है। जब भी किसी करंट कंडक्टर में से, जैसे तार नजर आ रहा है, किसी भी कंडक्टर में से करंट गुजारते हैं तो वो एक सर्कुलर फील्ड जनरेट करता है। नॉर्थ साउथ पोल एक सर्कुलर फील्ड नहीं होती, वो यूनिफॉर्म फील्ड होती है। अभी सर्कुलर जो फील्ड है, याद रख लें, वो करंट में जब गुजर रहा है किसी तार में से, कंडक्टर में से गुजर रहा है, तो उस कंडक्टर के इर्द गिर्द क्या कर रहा है, सर्कुलर फील्ड जनरेट कर रहा है, इसको सर्कुलर नजर आ रहा है। और एक फील्ड ये है जो नॉर्थ से साउथ यूनिफॉर्म नजर आ रही है आपको। अब देखें ये ऊपर का एरिया देखें, यहाँ पे ये इस तरह से जा रहा है, ठीक है ना, फील्ड इस तरह से जा रही है, सर्कुलर नजर आ रही है आपको, ठीक है। फील्ड की डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन सेम है, ऊपर यहाँ नजर आ रही है, सेम हो रही है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, फील्ड डायरेक्शन ऐसे जा रही है और सर्कुलर फील्ड यहाँ जा रही है अपोजिट। जहाँ अपोजिट हो जाएंगे तो वहां पे तो कुछ भी फोर्स, डिफ्लेक्टिंग फोर्स जनरेट नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, डिफ्लेक्टिंग फोर्स जनरेट होगा। तो ये जो फील्ड है, इसकी स्ट्रेंथ जो है, इसको कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, जिसकी वजह से फ्लक्स जनरेट हो रहा है। एक और नोटिस की बात देखें, जहां से फील्ड निकल रही है वहां स्ट्रांग होगी, लेकिन जैसे जैसे वो फील्ड फासला कवर बड़ा करती जाएगी, इतनी ही वो वीक हो जाएगी। तो ये जो एरिया पे जो हिट करेगी वो वीक होंगे, जो इस एरिया के अंदर होंगे वो क्या होगा, वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फ्लक्स होंगे। अभी बाकायदा लेक्चर स्टार्ट करते हैं आपके लिए। ये तीसरा टॉपिक है जो आज हमें स्टडी करना है। हमने क्या किया, एक करंट कैरिंग कंडक्टर को गुजार दिया एक मैग्नेट की फील्ड के अंदर। ये आयरन का हमने एक वो ले रखा था स्टैंड, ठीक है, उसमें दो मैग्नेट लिए, एक मैग्नेट को यहाँ रखा तो उसने चिपका लिया, क्योंकि मैग्नेट की प्रॉपर्टी ऐसी, अगर इसको रिवर्स करेंगे तो रिपेल कर देगा। इस तरह से अगर इसको पलट के लगाया तो उसने अट्रैक्ट कर लिया किसको, इस आयरन कोर को, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे दूसरा मैग्नेट था, अगर इसको हम पलट देंगे तो वो रिपेल कर जाएगा। इसको इस तरह से क्या कि उसने अट्रैक्ट कर लिया, तो इसका इस तरफ साउथ रह गया, नॉर्थ अटैच हो गया, किसके साथ, अट्रैक्ट कर लिया उसने आयरन कोर को। इसका जो साउथ था उसने अट्रैक्ट कर लिया इसको, तो यानी कि फील्ड निकलेंगी नॉर्थ से निकल के साउथ की तरफ जाएंगी। और एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, अब उसकी भी फील्ड होंगी, तो वही बात है, इसकी डायरेक्शन इस तरह यूनिफॉर्म होंगी और उसकी जो होंगी करंट कैरिंग कंडक्टर वो सर्कुलर होंगी। तो कहीं पे वो आपस में इनफेज जाएंगी, कहीं पे अपोज जाएंगी। जहाँ इनफेज होगा तो वो, जहाँ पे अभी ऊपर दिखाया था इनफेज हुआ, तो वो ऊपर की तरफ एक फोर्स लगी। नतीजा क्या होगा, जो फोर्स ऊपर लग रही होगी, नीचे तो कुछ भी फोर्स नहीं है, तो इसको बैलेंस करने के लिए रिएक्शन में क्या होगा, एक नीचे की तरफ फोर्स लगेगी। अब ये जो हमारे पास है, ये जो तार इसमें से गुजर रहा है, और ये जो आयरन स्टैंड इसको रख दिया हमने किसी एक वेट मेजरिंग बैलेंस के ऊपर, वेट बैलेंस के ऊपर, और इस तार को हमने क्लैंप के जरिए टाइट कर दिया, ताकि अगर डिफ्लेक्टिंग फोर्स होगा तो तार ऊपर या नीचे की तरफ मूव ना करे। तो ये भी मूव नहीं कर रहा मैग्नेट, तार भी आपका ग्रिप में आ गया। नतीजा क्या होगा, इस फोर्स के रिएक्शन में एक फोर्स नीचे लगेगी, जैसी फोर्स लगेगी नतीजा क्या होगा, ये वेट को शो करेगा, ये वेट बैलेंस, ठीक है। ये हमारे 3 टॉपिक हैं जिसको हमें आज करना है स्टार्ट। और अब हम चलते हैं अपने स्टार्ट लेक्चर के ऊपर, एग्जाम्पल भी करेंगे इसके अंदर हम, ठीक है जी। टॉपिक हमारा था मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स किसे कहते हैं, इसके लिए मैंने आपको समझाया पहले, तो यहाँ पे पढ़ के बताता हूँ कि नंबर ऑफ लाइंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, फील्ड की जो लाइंस हैं उसको बी से जाहिर करते हैं, पासिंग गुजर रही हैं वो किससे, परपेंडिकुलर, ये और सरफेस के साथ एंगल क्या है, वो परपेंडिकुलर है, यानी कि फील्ड और एरिया का जो एंगल है वो आपस में परपेंडिकुलर है। सरफेस इस तरह रखा हुआ है कि वो परपेंडिकुलर फील करा रहा है, पैरेलल नहीं है टू द सरफेस एरिया ए कोर के साथ, ड्यू टू विच मैग्नेटिक फ्लक्स विल जनरेट इन द सरफेस। नतीजा क्या होगा, जब भी मैग्नेटिक फील्ड कट करते हैं किसी भी सरफेस को, तो सरफेस के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स को जनरेट कर देती हैं। एक डेफिनेशन ये हो गई। दूसरी डेफिनेशन क्या होती है इसकी, नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस, वही बी की बात कर रहा है, इसे यहाँ भी दिखा रहे हैं, ठीक है। बी पासिंग थ्रू अ एरिया, किसी एरिया से पास होती हैं, विच इज परपेंडिकुलर, वो एरिया परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइन के साथ, देन मैग्नेटिक फ्लक्स विल बी जनरेट इन द एरिया, तो एरिया में क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट हो जाएगा। अब यहाँ हमने एक चीज और दिखा दी कि कोई भी एरिया जो होता है, जैसे ये एरिया रख रहे हैं इसके अंदर बीच में, जो एरिया हमारे पास है उसके ऊपर उसकी डायरेक्शन क्या होती है, वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है। जैसे कि इस तरह समझे कि मेरे पास ये एक मोबाइल है, अगर इसकी डायरेक्शन एरिया डायरेक्शन लेना चाहूंगा तो वो इसके ऊपर बिल्कुल इस तरह परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। तो अगर इस तरह से ही रख दूं मैं इसके अंदर बीच में, ठीक है, इसके दरमियान में ऐसे बीच में रख दूं, तो क्या होगा, एरिया की डायरेक्शन ऊपर जा रही है और ये यहाँ जा रहा है, तो फ्लक्स कुछ भी फायदेमंद नहीं बनेगा। तो इसलिए, और ये सरफेस, ये मोबाइल देखें बिल्कुल पैरेलल हो गया फील्ड के साथ। अब अगर जैसे मोबाइल पैरेलल है, लेकिन ये एरिया की डायरेक्शन पेन से जाहिर कर रहा हूँ मैं, अगर मैं इसको पलट के इस तरह रख दूँ, ठीक है, तो मोबाइल पैरेलल हो गया। मोबाइल क्या हो गया,
बिल्कुल पैरेलल हो गया इसके साथ, लेकिन एरिया के डायरेक्शन को पेन से ज़ाहिर कर रहा हूँ जो परपेंडिकुलर है, तो वो क्या होगा, दोनों आपस में पैरेलल हो जाएंगे। इसको अभी देखते हैं नीचे उसके अंदर हम याद रखना है, कोई भी एरिया होता है उसकी डायरेक्शन उसकी क्या होती है, वो परपेंडिकुलर होती है। यहाँ पे एक डेफिनेशन और लिखी, द डॉट प्रोडक्ट किसका, मैग्नेटिक लाइन फील्ड का, यानी बी का किसके साथ, एरिया वेक्टर के साथ। एरिया वेक्टर अभी ऊपर दिखाया मैंने आपको, जो कोई भी ए सरफेस है उसके ऊपर एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन होती है उस सरफेस की, जैसे कि अभी यहाँ दिखाया, देखिए दोबारा का, ये एरिया है, इसके ऊपर इसकी डायरेक्शन क्या है, परपेंडिकुलर। जिस तरह मैंने मोबाइल दिखाया आपको, मोबाइल पे जो डायरेक्शन होगी, मोबाइल की डायरेक्शन को मैं पेन से शो कर रहा हूँ, लेकिन वो क्या है, वो परपेंडिकुलर है इसके सरफेस के साथ। इस तरह रखूँ या इस तरह रखूँ, ये दोनों मेरे पास ऑप्शन है, ठीक है। तो इसको हमने यहाँ पे कहा कि डॉट प्रोडक्ट है हमारे पास, तो मैग्नेटिक फ्लक्स डॉट प्रोडक्ट है किसका, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया वेक्टर के साथ। तो मल्टीप्लाई किया इसने यहाँ पे डॉट के साथ, जब भी डॉट प्रोडक्ट हटाते हैं तो क्या आता है हमारे पास, वो पॉजिटिव आ जाता है, ठीक है। ये 5b जो है इसको कहा मैग्नेटिक फ्लक्स इनसाइड द कोर, ये वो फ्लक्स है जो पैदा हो जाएगा इस सरफेस के अंदर। सरफेस एरिया के ऊपर खेल रहे हैं या वेक्टर एरिया के ऊपर खेल रहे हैं हम। बी क्या हमारे पास है, बी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। ए क्या है, सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया है, या कोर भी कह सकते हैं उसको, एरिया वेक्टर भी कह सकते हैं आप उसको। और थीटा क्या, वो एंगल बिटवीन है किसके दरमियान में, वेक्टर एरिया ए और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान के अंदर जो एरिया है, एंगल है वो थीटा पर मैग्नेटिक फील्ड और एरिया के साथ। अब इसी चीज़ को आगे देखिए कि ये मैक्सिमम और मिनिमम फ्लक्स कैसे जनरेट होता है। मैंने कहा कि सरफेस को इस तरह से रखा कि सरफेस ये जो एरिया की डायरेक्शन है जो कि परपेंडिकुलर है उसके ऊपर, ठीक है ना, तो वो इस तरह से नजर आ रही है परपेंडिकुलर, और वो एरिया डायरेक्शन और ये आपस में क्या हो रही है, मैग्नेटिक डायरेक्शन आपस में पैरेलल हो रही है। तो एंगल क्या बनेगा इनके दरमियान में, वो जीरो हो जाएगा। सरफेस परपेंडिकुलर है लेकिन एरिया वेक्टर एरिया जो है वो पैरेलल हो गया किसके साथ, मैग्नेटिक फील्ड के साथ। यहाँ लिखा मैग्नेटिक फ्लक्स विल बी मैक्सिमम, मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो मैक्सिमम होगा कब, व्हेन एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड जा रही है ऐसे जो कि 20,000 कर रहे हैं, एंड द एरिया वेक्टर ए, एरिया जो ये पूरा एरिया इसका जो वेक्टर है जो परपेंडिकुलर है वो उसकी एंगल क्या है उनके दरमियान का, वो इज जीरो। तो एंगल बिटवीन देम क्या है, वो जीरो है। थीटा क्या है, जीरो है। किसके दरमियान में, बी और ए के दरमियान में, एरिया ए और बी के दरमियान जो एंगल है वो जीरो है। मैग्नेटिक लाइन फील्ड विल परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अब ये इस तरह से रखा हुआ है कि ये लाइन सरफेस पूरे के ऊपर परपेंडिकुलर है, लेकिन एरिया के साथ तो ये परपेंडिकुलर है और इसकी डायरेक्शन जो है वो भी परपेंडिकुलर सरफेस के साथ है। तो ये दोनों आपस में क्या कहलाएंगे, वो पैरेलल कहलाएंगे एक्चुअली। बी और ए आपस में पैरेलल है, लेकिन ए जो की डायरेक्शन जो है सरफेस के साथ परपेंडिकुलर है और बी की डायरेक्शन भी सरफेस के साथ परपेंडिकुलर है। यानी कि वेक्टर एरिया ए की डायरेक्शन भी सरफेस के साथ परपेंडिकुलर है। मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो भी कहना चाहें, उसकी डायरेक्शन भी सरफेस के साथ परपेंडिकुलर। जब ये इसके साथ परपेंडिकुलर है और एरिया भी परपेंडिकुलर, इसका मतलब ये कि दोनों आपस में क्या है, ये पैरेलल है। बी और ए पैरेलल है, ए सरफेस के साथ परपेंडिकुलर है, बी भी सरफेस के साथ परपेंडिकुलर। देखें दो बातें बता रहा हूं आपको, ए और बी तो पैरेलल है लेकिन ए सरफेस के साथ परपेंडिकुलर है और बी भी सरफेस के साथ परपेंडिकुलर है। तो क्या होगा, मैक्सिमम फ्लक्स हो जाएगा। लेकिन इनके दरमियान जो एंगल है ए और बी के दरमियान में वो जीरो कहलाएगा हमारे पास। तो यहाँ पे कहा कि इक्वेशन 1 जो ऊपर लिखा ली थी हमने, फाई जो था हमारे पास, फाई बराबर था किसके, बी ए कॉस थीटा के। तो बी और ए के दरमियान एंगल कितना है, वो जीरो हो गया, वो जीरो आ गया। लेकिन ए इसके साथ 90 के साथ है सरफेस के साथ, और बी भी सरफेस के साथ 90 है। इसको हम परपेंडिकुलर वर्ड से कह रहे हैं, लेकिन ये दोनों आपस में पैरेलल रहेंगे। तो क्या हुआ, एंगल इन दोनों के दरमियान का वो जीरो हो गया। तो कोस जीरो होता है 1, क्या आ गया, बी ए आ गया। यानी कि फ्लक्स जनरेट होगा इस वक्त, मैक्सिमम फ्लक्स जनरेट हो जाएगा इस सरफेस के अंदर। अब दूसरा पार्ट हमारे पास ये कि मिनिमम कब होगा। सरफेस को इस तरह रख दिया कि लाइन इसके ऊपर से सिर्फ टच करके जा रही है, सिर्फ इसके ऊपर से फ्लो करके जा रही हैं, हिट कर रही हैं, लेकिन सरफेस के ऊपर से फ्लो एक तरीके से हो रहा है। लेकिन एरिया की डायरेक्शन हमेशा क्या होती है, सरफेस के ऊपर वो परपेंडिकुलर होती है, वो परपेंडिकुलर है सरफेस, और ये मैग्नेटिक डायरेक्शन इस तरह जा रही है। अब एरिया ए और बी के दरमियान एंगल कितना बन गया, वो 90 बन गया। तो क्या हो गया यहाँ पर, जब 90 बन गया तो कोस 90 क्या होगा, थीटा कितना आ गया, 90 आ गया। तो कोस 90 क्या होता है, वो जीरो, सबको जीरो कर देगा। यानी कि अगर सरफेस को परपेंडिकुलर रखेंगे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तो मैक्सिमम फ्लक्स, सरफेस को अगर पैरेलल रख दें मैग्नेटिक फील्ड के साथ
तो वो जीरो फ्लक्स जनरेट हो जाएगा उसके अंदर। इस सूरत में फ्लक्स जनरेट नहीं होगा। इस सूरत में फ्लक्स जनरेट होगा मैक्सिमम, यानी कि सरफेस को इस तरह रखें मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कि वो परपेंडिकुलर हो जाए। ये सरफेस को अगर इस तरह रखें कि वो पैरेलल हो जाए मैग्नेटिक फील्ड के साथ, तो फ्लक्स क्या होगा, वो जीरो हो जाएगा। कहते हैं इसका जो यूनिट होता है मैग्नेटिक फ्लक्स का, उसको वीबर कहा जाता है आपस। W का कैपिटल होता है, B छोटा होता है आपस। 1 वीबर बराबर होता है किसके, हम जानते हैं, वो फोर्स पर यूनिट एरिया हमारे पास, ये हमने निकाला था। ठीक है, तो हम जानते हैं ये फार्मूला हमने इस्तेमाल कर लिया यहाँ पे, क्योंकि दो फार्मूला से हमने डिफाइन किया है मैग्नेटिक फ्लक्स को। तो यहाँ पे F बराबर होता है बिल के, BIL निकाला है हमने। ठीक है, अगर B मालूम करना होगा तो I यानी करंट और L मीन्स लेंथ जो उस फील्ड के अंदर थी, दोनों को वहाँ जा, ये दोनों वहाँ जाके डिवाइड कर देंगे F को, तो F अपॉन क्या हो जाएगा, IL हो जाएगा। F क्या है, वो न्यूटन है हमारे पास। ठीक है, और I क्या हमारे पास है, वो हमारे पास एम्पियर होता है। लेंथ क्या होती है हमारे पास, वो होती है हमारे पास मीटर, वो होती है मीटर के अंदर। तो FB इज इक्वल टू F अपॉन IL, ये हो गया आपका सिंपल फार्मूला इसका। ठीक है, मैंने इसको यहाँ पे एडिंग कर ली इसके अंदर। F बराबर होता है बिल के, और B निकालना होगा तो क्या होगा, I और करंट और जो लेंथ है वो डिवाइड कर देगी F को। तो यानी कि B फ्लक्स बराबर होता है किसके, BA के। तो फ्लक्स तो यहाँ पे आ गया, B की जगह क्या आ जाएगा, F अपॉन IL आ जाएगा। तो F का मतलब है न्यूटन, I का मतलब है एम्पियर, और लेंथ का मतलब है मीटर। और BA था तो क्या होगा, A का मतलब है एरिया, एरिया होता है मीटर स्क्वायर। तो ये मीटर से स्क्वायर कट गया, खाली मीटर बचेगा, तो न्यूटन मीटर ऊपर रह गया, नीचे आ गया एम्पियर। तो ये कहलाता है 1 वेबर। और वेबर जो है वो जर्मन फिजिसिस्ट थे हमारे पास, जिन्होंने इन्वेंट किया था क्या, टेलीग्राफ का सिस्टम। टेलीग्राफ की जो आज मॉडर्न फॉर्म है वो आप जानते हैं, वो फैक्स सूरत होता है, जो डेटा को ट्रांसफर करने में इस्तेमाल होता है हमारे पास। एप्लीकेशन मैग्नेटिक फील्ड की दोबारा बता दिया मैंने आपको, फील्ड की, वो MI के जरिए हम उसको देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे एक मैग्नेटिक फ्लक्स की का एक सवाल दे रखा है, एग्जांपल दे रखी है, कैलकुलेट कीजिए मैग्नेटिक फ्लक्स को। तो मैग्नेटिक फ्लक्स को फाई बी से जाहिर करते हैं। फाई का मतलब है फ्लक्स, बी का मतलब है मैग्नेटिक फ्लक्स। अब फ्लक्स आप जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड से जनरेट होने वाले फ्लक्स को मैग्नेटिक फ्लक्स कहा जाता है, इसलिए उसका बी लिख दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड से जनरेट होने वाले फ्लक्स को इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहा जाता है। इस वक्त जो हम पढ़ रहे हैं वो मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ रहे हैं, तो फाई के साथ बी लगा रहे हैं हम यहाँ पे समझाने के लिए। कैलकुलेट कीजिए मैग्नेटिक फ्लक्स, तो फाई को क्वेश्चन मार्क लगा दिया। थ्रू आ रेक्टेंगुलर क्वाइल, एक रेक्टेंगुलर क्वाइल है, ठीक है, लूप है, पूरा जहां से स्टार्ट हुआ घूम फिर के वापस आ गया वहां पे। विद डायमेंशन कितना है इसकी, एक लेंथ है एक इसकी विड्थ है। 5 सेंटीमीटर की मैंने इसकी लेंथ कर दी और उसको विड्थ कंसिडर कर लिया 10 सेंटीमीटर मैंने। तो उसको प्लेस क्या है मैग्नेटिक फील्ड में, नॉर्थ से साउथ की तरफ एक फील्ड जा रही है, उसमें हमने रख दिया एक रेक्टेंगुलर क्वाइल को रख दिया। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ यानी कि जो बी है इस 0.2 टेस्ला, 0.2 टेस्ला लिख दिया उसका। ठीक है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो इसमें जनरेट होगा 5B, वो मालूम करना था आपको। तो कैलकुलेट करना था मैग्नेटिक फ्लक्स जो कि इस कॉइल में जनरेट होगा। मैंने पहले बताया आपको कि कोई भी कॉइल वगैरह है, कोई भी आयरन कोर है, कोई कंडक्टर है, उसको रखें किसी मैग्नेटिक फील्ड में तो उसके अंदर फ्लक्स जनरेट हो जाता है उसके अंदर। लूप इज ओरिएंटेड इस तरह से, सच दैट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर, ये लाइंस परपेंडिकुलर हैं सरफेस के साथ, तो जाहिर बात है इसका जो वेक्टर एरिया होगा उसके साथ पैरेलल हो जाएंगी। तो इसका मतलब क्या है कि वेक्टर एरिया ए और इनके दरमियान में जो एंगल होगा वो जीरो होगा। लॉस परपेंडिकुलर तो कह रहा है, लेकिन सरफेस के लिए कह रहा है, सरफेस का एरिया खुद परपेंडिकुलर होता है सरफेस के ऊपर, तो वो दोनों एरिया और ये बी आपस में जो एंगल बनेगा वो जीरो बन जाएगा, पैरेलल कहलाएंगे आपस। ठीक है जी, तो अब ये जो लेंथ दे रखी थी 5 सेंटीमीटर थी, डिवाइड बाय 100 कर दिया तो मीटर हो गया आपस। इस तरह से यहाँ पे दे रखी थी ये 10 सेंटीमीटर, तो उसको डिवाइड बाय 100 कर दिया तो मीटर हो गया आपस। तो ये कितना बन गया 0.5 मीटर इंटू, यानी 1 को 5 को डिवाइड किया 100 से तो 0.5 आ गया, 10 को डिवाइड किया 100 से 0.1 मीटर आ गया। तो एरिया आ गया टू फिगर के साथ। इसको आगे भी सॉल्व कर सकते थे, मीटर स्क्वायर डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन मैंने ऐसे ही रखा जो सवाल दे रखा है। ठीक है, तो लूप के अंदर एरिया दे रखा है आपको लेंथ इंटू विड्थ के साथ। अब चाहूँ तो मल्टीप्लाई करके भी स्क्वायर कर सकता था मैं उसको। ठीक है, फ्लक्स मालूम करना था आपको, और यहाँ पे मैंने इसको मल्टीप्लाई भी कर दिया, जैसे कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें आपस में। 0.5 मल्टीप्लाई करें 0.1 से तो क्या 0.05 मीटर इंटू मीटर क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो एरिया को सिंपल कर लिया। ठीक है, तो एरिया भी निकल गया हमारे पास। बी कितनी, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी कहते हैं, इसी को डेंसिटी भी कहते हैं हम उसको। ठीक है, वो कितना है 0.2 टेस्ला हमारे पास है।
फार्मूला क्या है, फाइव बी इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। बी कितना था, 0.2 टेस्ला था। ए कितना था, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, लेकिन सेंटीमीटर से मीटर कर लिया था, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 0.05 आ गया, 0.00 के साथ 5 आ गया। एंगल कितना था एरिया का, और बी का नहीं, ए का और बी का एंगल कितना, वो 0 पे लाएगा क्योंकि सरफेस परपेंडिकुलर है। तो cos 0 क्या हो जाएगा, वो 1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करें 0.01 हो गया, यानी कि 0.01 समझ रहे, यही आ जाएगा समझ। तो ये फ्लक्स इसमें जनरेट होगा इतना। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो था दूसरा पार्ट जो है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का है। ठीक है, हमने ये कहा था पहले भी कि कोई भी नोड से फील्ड निकल रही है साउथ की तरफ, तो ये फील्ड जब हिट करेगी किसी सरफेस को तो इस सरफेस के अंदर फ्लक्स को जनरेट कर देगी। तो ये कहा कि ये जो फील्ड है इसी की वजह से ये फ्लक्स जनरेट हो रहा है। तो ये जो फील्ड है इसको कहते हैं, फ्लक्स को जनरेट करने वाली फील्ड को कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। देखें वही चीज है, नाम का सिर्फ चेंज कर दिया। शुरू में जब हमने टॉपिक लेक्चर, इससे पहले लेक्चर में हमने कहा था मैग्नेटिक फील्ड के नाम से इसको जाहिर कराया था बी को। तो जिस फील्ड से फ्लक्स जनरेट हो रहा है, जिस फील्ड से फ्लक्स जनरेट हो रहा है उस फील्ड को हम बोलेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। जिस फील्ड से फ्लक्स जनरेट हो रहा है किसी सरफेस में तो उस फील्ड को बोलेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। इसको इस तरह भी हमने पढ़ा था कि मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया, यानी कि ये जो फ्लक्स जनरेट हो रहा है किसी भी यूनिट एरिया के अंदर वो कहलाएगा मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। तो मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। ये हमारे पास वो केस है जिसमें हमने एक कोर रखा हुआ है, करंट पास नहीं कर रहे, एक सिंपल कोर है उसको रख दिया, एक ऑब्जेक्ट को, एक सरफेस को रख दिया जिसमें फ्लक्स जनरेट हुआ है। अब हम उससे कह रहे हैं जो फ्लक्स जनरेट हो रहा है पर यूनिट एरिया में वो हो रहा है किसकी वजह से, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की वजह से। या ये जो फील्ड है जिसकी वजह से ये फ्लक्स जनरेट हुआ है उसको बोलेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, यानी फ्लक्स पर यूनिट एरिया। फर्स्ट डेफिनेशन ये जिसमें करंट पास नहीं हो रहा है। सेकंड केस इसके डेफिनेशन का ये है कि नॉर्थ है साउथ है, सब पर दिखा रहा है नॉर्थ साउथ है, फील्ड जा रही है, बी से जाहिर कर रहे हैं फील्ड को। इसमें हमने कोई कंडक्टर रख दिया। अब देखें पेन का साइज कितना बड़ा है, इतना बड़ा कंडक्टर फर्ज क्या रख दिया, ऊपर वाले एंड को, जो ऊपर का एंड है ये वाला जो एंड है इसको कनेक्ट कर दिया बैटरी से, जो नीचे का एंड है उसे कनेक्ट कर दिया बैटरी के साथ। लेकिन पूरा कंडक्टर तो नहीं आ रहा है इस फील्ड के अंदर, एक एरिया आ रहा है, जहां तक फील्ड है वो एरिया आ रहा है। ठीक है, तो ये फील्ड जो निकल रही है, देखिए इसको इस तरह समझ लीजिए, ये फील्ड जो यहाँ से निकल रही है ये सिर्फ उसी एरिया को कट करेगी जो इस फील्ड के अंदर है। ये एरिया बाहर का है, नीचे का ये एरिया बाहर का है, तो उस ऊपर के एरिया में नीचे के एरिया में कोई फील्ड, कोई फ्लक्स जनरेट नहीं हो रहा होगा हमारे पास। ठीक है, कोई इफेक्ट नहीं आ रहा होगा इस फील्ड का। जितना एरिया इस कंडक्टर का इस फील्ड में आ गया उसी एरिया के ऊपर फोर्स एक्सर्ट होगी। ठीक है, उसी पे ये फील्ड अपना इफेक्ट डालेगी, ये भी समझ लीजिए। ठीक है, अब हमने नॉर्थ साउथ पोल में जिसमें एक फील्ड जा रही थी, यूनिफॉर्मली फील्ड जा रही थी, सेम डायरेक्शन में थी, सेम मैग्नीट्यूड था उसका। ठीक है, उसके अंदर हमने एक करंट कैरिंग कंडक्टर रख दिया जिसमें से करंट गुजरेगा। करंट गुजरेगा तो इसके कंडक्टर के चारों तरफ क्या होगा, एक फील्ड जनरेट होना शुरू हो जाएगी। तो एक फील्ड कंडक्टर की वजह से जनरेट हुई और एक फील्ड नॉर्थ साउथ पोल की वजह से हुई। दोनों फील्ड आपस में इंटरेक्ट करेंगे तो एक फोर्स एफ, डिफ्लेक्टिंग फोर्स जनरेट हो जाएगी एफ कंडक्टर के ऊपर, जो कंडक्टर को मूव कराएगी। पहले लेक्चर में डिफाइन किया हुआ है, आप देखें इसको पढ़ते हैं। फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट लेंथ, यानी कि जो फोर्स लग रही है किस पे, यूनिट लेंथ एल पे, पर यूनिट करंट में पास होता है बाय करंट कैरिंग कंडक्टर। ये करंट कैरिंग कंडक्टर पे एक फोर्स लग रही है पर यूनिट लेंथ पर यूनिट करंट के साथ इन द मैग्नेटिक फील्ड, एक मैग्नेटिक फील्ड जा रही है वहां से। व्हेन कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर, ये कंडक्टर जो ये तार है और ये जो फील्ड जा रही है जो नॉर्थ से साउथ है, ये आपस में, यानी कंडक्टर और ये फील्ड, इनके दरमियान में एंगल कितना है, वो 90 का है। तो इसका मतलब सरफेस का एरिया उसकी डायरेक्शन भी इधर है, इसकी डायरेक्शन भी इधर है। सच मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है जो हिट कर रही है इसको, ये कहलाती है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। ठीक है, तो इसको, जिसकी वजह से एक डिफ्लेक्टिंग फोर्स जनरेट हो रही है करंट कैरिंग कंडक्टर में, तो इस फील्ड को बोलेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। वहां हमने ये कहा था जिस फील्ड की वजह से फ्लक्स जनरेट हो रहा है उसे कह रहे हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। अब हम ये कह रहे हैं कि जिस फील्ड की वजह से डिफ्लेक्टिंग फोर्स जनरेट हो रही है उसे बोलेंगे हम मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। ठीक है, तो ये वही है एफ इजिकल टू बिल, और बिल बी बराबर था एफ अपॉन आई करंट इनटू लेंथ। अभी थोड़ी देर पहले हमने निकाला था ये, तो ये वही फार्मूला है करंट कैरिंग कंडक्टर वाला।
ठीक है जी। अब मैंने ये कहा कि इस कंडक्टर के अंदर जब करंट गुजरेगा, किसी भी कंडक्टर में से करंट गुजारते हैं तो उसके चारों तरफ क्या होता है, सर्कुलरली एक फील्ड जनरेट हो जाती है, मैग्नेटिक फील्ड। तो ये सर्कुलर फील्ड जो नजर आ रही है आपको, ये वो फील्ड है जो इस कंडक्टर के अंदर कंडक्टर की वजह से जनरेट हो रही है। यानी कि बीच में कंडक्टर रखा हुआ है, अब कंडक्टर में से करंट गुजर रहा है तो कंडक्टर क्या कर रहा है, अपने चारों तरफ क्या कर रहा है, वो एक फील्ड जनरेट कर रहा है सर्कुलर। एक फील्ड यूनिफॉर्म नजर आ रही है नॉर्थ से साउथ की तरफ, तो दो फील्डें आपस में इंटरएक्ट करेंगी। अब तो कहीं पे आप देखें कि जैसे कि ये सर्कुलर फील्ड है, सर्कुलर फील्ड किसकी है, वो इस कंडक्टर की है, जिसमें से करंट गुजरा उसने अपने इर्द गिर्द एक सर्कुलर फील्ड जनरेट कर दी। ठीक है जी। जैसे सर्कुलर फील्ड जनरेट हुई इसके अंदर, नतीजा क्या हुआ कि फील्ड की डायरेक्शन यहाँ जा रही है, नॉर्थ से साउथ की पोल की डायरेक्शन भी यहाँ जा रही है। ठीक है, डायरेक्शन यहाँ जा रही, दोनों डायरेक्शन सेम हो गई, तो एक पावरफुल डिफ्लेक्टिंग फोर्स पैदा हो गई। तो कहा व्हेन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ मैग्नेट, यानी कि नॉर्थ से साउथ के दरमियान की जो फील्ड है, नजर आ रहा है आपको मैग्नेट का, जब मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट की एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर आर इन फेज। देखें, इसकी नॉर्थ से यहाँ जाने वाली फील्ड की डायरेक्शन ऐसे नजर आ रही है आपको। ठीक है, और ये जो सर्कुलर है ये किसी करंट कैरिंग कंडक्टर की, क्या आर इन फेज। ये सर्कुलर फील्ड की डायरेक्शन कहाँ जा रही है, ये इस तरफ जा रही, और उसकी भी डायरेक्शन यहाँ जा रही, दोनों की सेम हो गई। देन मैग्नेटिक फोर्स विल बी स्ट्रॉन्ग एट डेट पॉइंट। इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फोर्स जो होगी वो स्ट्रॉन्ग होगी। वैन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ मैग्नेट यानी कि जो फील्ड जा रही है, एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द करंट कैरिंग कंडक्टर जो सर्कुलर में नजर आ रही है आपको, आर इन अपोजिट डायरेक्शन। आप देखें, ये सर्कुलर जो करंट कैरिंग कंडक्टर की जो फील्ड थी वो सर्कुलर थी, वो यहाँ जा रही है। देखें एरो नजर आ रहा है आपको, ये नजर आ रहा है, ये नजर आ रहा है, ये इस तरफ जा रहा है एरो, और ये यहाँ जा रहा है। तो इस पॉइंट पे क्या करेंगे, ये आपस में कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ पे जीरो इफेक्ट होगा। तो लिखा मैग्नेटिक फोर्स जो यहाँ जनरेट होगी विल बी जीरो एट डेट पॉइंट। इस पॉइंट पे क्या होगी, जहाँ पे अपोजिट होगा, ये फील्ड यहाँ जा रही है और सर्कुलर फील्ड यहाँ जा रही है, दोनों अपोजिट होगा दूसरे से, तो यहाँ पे जीरो फ्लक्स जनरेट होगा और यह जीरो मैग्नेटिक फोर्स होगी। ये खेल है आप। कहता है मैग्नेटिक फील्ड इज वेरी प्रोनाउंस, यानी कि मार्केबल या नोटिसेबल होती है एट द नियर ऑफ द पोल के नियर पे, चाहे नॉर्थ पोल हो चाहे साउथ पोल, यहाँ पे इसकी वैल्यू होती है, यहाँ पर नोटिस कर सकते हैं आप इसको। एंड इज डिक्रीजिंग विथ इंक्रीजिंग द डिस्टेंस। जिस फील्ड ने ज्यादा डिस्टेंस लिया उसकी स्ट्रेंथ इतनी ही कम हो जाएगी, जिसने कम डिस्टेंस लिया उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, जिसने ज्यादा डिस्टेंस ले लिया उसकी स्ट्रेंथ क्या कहलाएगी, वो कम कहलाएगी। यहाँ पास यूनिट क्या कहलाता है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का, वो टेस्ला कहलाता है। किसके नाम पे रखा हुआ है, वो निकोला टेस्ला के नाम पे रखा हुआ है, जिसको साइबेरियन अमेरिकन इन्वेंटर कहा जाता है, निकोला टेस्ला के नाम पे इसका नाम, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का नाम, यूनिट जो रखा है वो फ्लक्स डेंसिटी है, बी जो फील्ड है उसका नाम क्या कर दिया हमने, ये टेस्ला बोल दिया। अब यहां कहा कि 1 टेस्ला क्या है, तो 1 टेस्ला क्या है कि जब करंट, इफ अ कंडक्टर हैविंग लेंथ 1 मीटर, 1 मीटर वो है जो उस फील्ड के अंदर आ रही है, जो फील्ड से बाहर है वो काउंट नहीं करेंगे, उस लेंथ को काउंट नहीं करेंगे, ये वो लेंथ है जो फील्ड के अंदर है। इफ अ कंडक्टर हैविंग लेंथ 1 मीटर, कंडक्टर की जो लेंथ थी वो 1 मीटर थी और कंडक्टर में से करंट गुजरा था 1 एम्पियर, इज फ्लोइंग इन द कंडक्टर। कहता है कि दिस कंडक्टर इज प्लेस इन द मैग्नेटिक फील्ड, नॉर्थ साउथ पोल के अंदर रख दिया। नाउ कंडक्टर एक्सपीरियंस फोर्स 1 न्यूटन, और कंडक्टर के ऊपर जो फोर्स लग रही है 1 न्यूटन की लग रही है, ड्यू मैग्नेटिक फील्ड इंटरेक्शन। एक फील्ड करंट कैरिंग कंडक्टर की थी, एक फील्ड किसकी थी, मैग्नेट की थी, तो उसकी वजह से जो फोर्स लग रही है कंडक्टर के ऊपर 1 न्यूटन की लग रही है। कंडक्टर में से करंट गुजर रहा है 1 एम्पियर, और कंडक्टर का कितना एरिया फील्ड के अंदर है, वो 1 मीटर का एरिया फील्ड के अंदर है। तो कहता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या होगा, वो 1 टेस्ला कहलाएगी। तब कोई पूछे ना कि 1 टेस्ला क्या है, 1 टेस्ला का मतलब ये है कि वो कंडक्टर जो किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, उस कंडक्टर की जो लेंथ जो उस फील्ड के अंदर इफेक्ट हो रहा है वो 1 मीटर की हो, उस कंडक्टर में से 1 एम्पियर करंट गुजर रहा हो, और दो फील्ड, एक करंट कैरिंग कंडक्टर की और मैग्नेटिक परमानेंट मैग्नेट की फील्ड से जो एक इंटरएक्टिंग फोर्स जनरेट होगी, मैग्नेटिक फोर्स जनरेट होगी, वो 1 न्यूटन की लग रही है उस कंडक्टर पे, तो बोलेंगे यहाँ जो फ्लक्स डेंसिटी होगा वो कहलाएगा 1 टेस्ला।
ठीक है, नहीं समझ में आया तो उसको रिपीट करके सुन लीजिए, समझ में आ जाएगा। लार्ज वैल्यू जो होगी टेस्ला का मतलब होगा स्ट्रॉन्गर फील्ड। लोअर वैल्यू अगर टेस्ला की होगी तो समझो उसकी फील्ड वीक है, वीकन है। ठीक है, ये हो गया सेकंड टॉपिक। अब इसका आ गया हमारा लास्ट टॉपिक कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की आप बात बार बार कर रहे हैं, तो इसको हम कैसे मेजर करें। तो उसके लिए हमने दिखाया, एक वेट बैलेंस रखा, उसके ऊपर एक आयरन का स्टैंड रख दिया हमने। ठीक है, रखने के बाद हमने दो मैग्नेट लिए। ये ऐसा नहीं समझिएगा कि ये एक यूनिपोल है, मैग्नेट डाईपोल होता है। यानी कि ये नॉर्थ है तो इसका एक तरफ का एक मैग्नेट में एक हिस्सा नॉर्थ बिहेव कर रहा है, तो दूसरा हिस्सा, दूसरा अपोजिट एंड जो होगा वो साउथ बिहेव कर रहा होगा, तो साउथ वाले ने पकड़ लिया इस मैग्नेट को। इसी तरह से ये दो, एक मैग्नेट था हमारे पास, इसका जो दूसरा पार्ट है उसने अट्रैक्ट कर लिया यहाँ पे इसको, किसको, इसके आयरन को, यानी कि स्टैंड को, लोहे के स्टैंड को, यानी चिपक गया। ये कह लें कि एक मैग्नेट यहाँ चिपक गया इसके साथ, एक मैग्नेट यहाँ चिपक गया। इस तरह से रखा हुआ है कि नॉर्थ से फील्ड इस साउथ की तरफ जा रही है, यानी अट्रैक्टिव फोर्स हो रही है, डिफ्लेक्टिव नहीं है। कहीं समझा ना, यहाँ भी नॉर्थ है वहाँ भी नॉर्थ है, यहाँ साउथ है वहाँ साउथ है, ऐसा नहीं है। एक तरफ नॉर्थ है तो एक तरफ साउथ है। ये नॉर्थ जो है वो इसके साथ अट्रैक्ट हो गया, चिपक गया, ये साउथ जो था वो इसके साथ चिपक गया, अटैच हो गया। ठीक है, अब इस वक्त इसका अगर रीडिंग देखें तो इसमें जो भी रीडिंग दिखा रहा होगा वो सिंपल होगा हमारे पास। लेकिन अब अगर जब हम इसमें एक करंट को, करंट कैरिंग कंडक्टर को, एक कंडक्टर को इसमें रख दें, मैंने कहा ना आपको कंडक्टर इतना बड़ा है कि पूरे कंडक्टर की लेंथ तो काउंट नहीं होगी, काउंट तो वही लेंथ होगी जो इस फील्ड के अंदर होगा। तो वो कंडक्टर को एक को हमने बीच में रख दिया और कंडक्टर का जो था क्लैंप के जरिए क्या कर दिया, टाइट कर दिया। क्योंकि ये कंडक्टर जब इसमें कोई फोर्स लगेगी तो ये डिफ्लेक्ट करेगा, तो उसको डिफ्लेक्शन से बचाने के लिए एक क्लैंप के जरिए टाइट कर दिया, ताकि ये तार ना तो अप जाए, ना डाउन जाए, ना लेफ्ट जाए, ना राइट जाए, डिफ्लेक्टिंग ना कर सके, फिक्स रहे अपनी जगह पे, इसलिए क्लैंप लगा दिए इनके दोनों एंडों पे। इतना सख्त एंड कर दिया कि अब कुछ भी इफेक्ट हो, तार अपनी जगह से ना अप जाएगा, ना डाउन जाएगा, ना लेफ्ट जाएगा, ना राउट जाएगा, इसलिए क्लैंप लगा दिए। इसमें एक एमीटर भी लगा दिया ताकि हम क्या करें, जो भी करंट गुजर रहा है उसको चेक करें। यहाँ पे एक वेरिएबल रजिस्टर लगा दिया, जिससे क्या करेंगे, वैल्यू को चेंज करते रहेंगे, उसको नॉब के जरिए चेंज करते रहेंगे, तो करंट का ज्यादा गुजारने पे कितना इफेक्ट आ रहा है, कम गुजारने पे कितना आ रहा है, तो ये प्रैक्टिकल कर सकते हैं अपने अपने कॉलेजेस के अंदर आप लोग। एक बैटरी लगा रखी है, ठीक है जी, क्लियर है आपको। कहता है अब यहाँ कंस्ट्रक्शंस कहता है, कंसीडर एन आयरन स्टैंड, ये एक आयरन स्टैंड है, यू शेप में नजर आ रहा है आपको। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ ताकि आप, ठीक है मैंने यहाँ लिख दिया, कंसिडर कर लिया एक आयरन का स्टैंड है। तो ये आयरन का स्टैंड है, किसमें, आयरन स्टैंड ऑफ यू शेप, एक यू शेप का स्टैंड है, इन विच टू परमानेंट मैग्नेट आर अटैच्ड, एक मैग्नेट यहाँ अटैच हुआ, एक यहाँ अटैच हुआ, इन सच अ मैनर, इस तरह से अटैच हुए में, डेट मैग्नेटिक फील्ड इज फ्लोइंग फ्रॉम नॉर्थ से फील्ड जा रही है साउथ की तरफ। ऐसा नहीं दोनों ही साउथ बिहेव करना शुरू कर दिया, दोनों ही नॉर्थ बिहेव करना। अगर दोनों ही साउथ बिहेव करेंगे तो रिपल्सिव फोर्स होगी, अगर दोनों ही नॉर्थ होंगे तो तब भी रिपल्सिव होगी हमारे पास। तो हमने इस तरह से बना लिया इसको कि एक नॉर्थ है और दूसरा वाला साउथ है, तो फील्ड फ्लो कर रही है नॉर्थ से साउथ की तरफ। नाउ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस, एक करंट कैरिंग कंडक्टर को प्लेस कर दिया इन बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ टू मैग्नेट, दो मैग्नेट के बीच में फील्ड में एक कंडक्टर रख दिया। एन एमीटर, एम्पियर मीटर या एमीटर कह लें, एंड वेरिएबल रेजिस्टर, ये वेरिएबल रेजिस्टर है, एंड अ बैटरी इज कनेक्टेड टू अ करंट कैरिंग, एक करंट कैरिंग कंडक्टर के साथ एक हमने वेरिएबल रेजिस्टर भी लगा दिया, एक एमीटर लगा दिया और बैटरी जोड़ दी इसके साथ। अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा देखिए, मैंने लिखा नोट, याद रख लें इसको, कीप्ड कंडक्टर इन फिक्स पोजीशन, कंडक्टर जो जिसमें से गुजर रहा है उसको इतना फिक्स रखें, मींस नो मूवमेंट ऑफ कंडक्टर आफ्टर जनरेटिंग मैग्नेटिक फोर्स, जब इसमें मैग्नेटिक फोर्स जनरेट हो ये डिफ्लेक्ट ना करे। सो यूज क्लैंप, तो क्लैंप को इस्तेमाल कर लें दोनों एंड पर, बोथ एंड पर। नाउ प्लेस द आयरन स्टैंड ऑन द वेट, इस आयरन स्टैंड को किस पे रख दें आप, वेट बैलेंस पे रख दें। ठीक है जी, कहता है व्हेन करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, जैसे ही करंट गुजरेगा इस कंडक्टर में से, ठीक है, अब इसको यहां से भी दे सकते हैं, यहां से भी दे सकते हैं, वहां से भी दे सकते हैं, तीनों फ्यूचर आपके पास है। व्हेन करंट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर, कंडक्टर जैसे ही फ्लो करेगा, ड्यू टू विच मैग्नेटिक फील्ड जनरेट अराउंड द कंडक्टर, ये जो करंट इस कंडक्टर में से गुजरेगा जो बीच में रखा हुआ है उसके गिर्द क्या करेगा, कंडक्टर के इर्द गिर्द क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होना शुरू हो जाएगी। इन लेंथ एल, जितना एरिया इसके अंदर है, जिसको मैंने एल से जाहिर किया, जितना एरिया इसके अंदर है फील्ड में वो एल है हमारे पास।
अंडर द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द मैग्नेट, मैग्नेट के परमानेंट मैग्नेट है उसकी फील्ड के अंदर जितना एरिया इस कंडक्टर का आ रहा है वो एल है हमारे पास, विच इंटरएक्ट विद द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द परमानेंट। अब जो फील्ड इसमें जनरेट हुई है सर्कुलर फील्ड वो इंटरएक्ट करती है परमानेंट मैग्नेट के साथ, उसकी फील्ड के मैग्नेट की फील्ड के साथ जो यहाँ से जा रही है इस तरह यूनिफॉर्मली। तो विच इंटरएक्ट विद द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द परमानेंट मैग्नेट। अब ये सर्कुलर फील्ड जो थी किसकी थी, ये वायर की थी, करंट गुजरने की वजह से एक सर्कुलर फील्ड पैदा हुई इस वायर में, वो इंटरएक्ट कर रही है परमानेंट मैग्नेट की फील्ड के साथ जो यूनिफॉर्म नजर आ रहा है। कहता है कि सम पॉइंट बोथ मैग्नेटिक फील्ड्स आर इन सेम डायरेक्शन, यहाँ जिस ऊपर नजर आ रहा है सेम डायरेक्शन में, वो भी यहाँ जा रहा है और ये भी इस तरफ जा रही है, यानी कि फील्ड नॉर्थ से साउथ की फील्ड भी इस तरफ जा रही है और सर्कुलर जो फील्ड है वो भी इस तरफ जा रही है। सम पॉइंट ऐसे हैं बोथ फील्ड आर इन सेम डायरेक्शन ड्यू टू विच स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगी। एंड सम पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड्स आर इन अपोजिट डायरेक्शन ड्यू टू विच नो मैग्नेटिक फोर्स जनरेट, जहाँ पे क्या है ये फील्ड घूम के वापस जा रही है इस तरफ, ये यहाँ जा रही है, ये नॉर्थ से साउथ फील्ड यहाँ जा रही है, तो यहाँ पे क्या होगा कुछ भी फील्ड मैग्नेटिक फोर्स जनरेट नहीं हो, कुछ भी मैग्नेटिक फोर्स जनरेट नहीं होगी, ड्यू टू विच नो मैग्नेटिक फोर्स जनरेट। एमीटर शोज द फ्लो ऑफ करंट इन द कंडक्टर, तो एमीटर शो कर रहा होगा इसके अंदर करंट को जो हमने यहाँ ऊपर पिक्चर में दिखा रखा है आपको, ठीक है जी। जब इसमें फील्ड इसकी जनरेट हुई सर्कुलर और एक फील्ड ये थी, तो एक डायरेक्शन फोर्स एक स्ट्रॉन्ग फोर्स जनरेट वहां पे होगा, यहाँ पे इस तरफ कुछ जनरेट नहीं हुआ, और एमीटर ने रीडिंग दिखा दी है कितना करंट इसमें से गुजर रहा है, ठीक है जी। अब हमने कहा ड्यू टू सम पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड्स जनरेट इन द अपर डायरेक्शन जनरेट हो रही है। फॉर बैलेंस दिस मैग्नेटिक फोर्स, इस फोर्स को बैलेंस करने के लिए क्या होगा हमारे पास डाउनवर्ड फोर्स जनरेट एज पर द न्यूटन थर्ड लॉ। अब ये फोर्स तो ऊपर की तरफ जा रही है और हमने वायर को कर दिया क्लैंप के साथ टाइट कर दिया है कि वायर मूव नहीं हो रहा है, फोर्स ऊपर लग रही है, तो क्या होगा उस फोर्स को बैलेंस कौन करेगा, कहता है न्यूटन के थर्ड लॉ के मुताबिक क्या होगा उस फोर्स को बैलेंस करने के लिए एक डाउनवर्ड फोर्स लग जाएगी। फॉर बैलेंस दिस मैग्नेटिक फोर्स, इस मैग्नेटिक फोर्स को बैलेंस करने के लिए डाउनवर्ड फोर्स जनरेट एज पर न्यूटन के थर्ड लॉ के मुताबिक एक नीचे की तरफ एक फोर्स जनरेट हो जाएगी। कंडक्टर इज होल्ड, क्योंकि कंडक्टर इज होल्ड और फिक्स है विद क्लैंप के साथ, सो कंडक्टर डज नॉट मूव, ना तो कंडक्टर मूव करेगा ना डिफ्लेक्ट होगा, ना तो कंडक्टर अप जाएगा ना नीचे जाएगा, ना राइट ना लेफ्ट, वो फिक्स रहेगा। अब इस फोर्स को जो अप लग रही है इसको बैलेंस करने के लिए एक नीचे की तरफ बैलेंस फोर्स आएगी, न्यूटन के थर्ड एक्शन का रिएक्शन में नीचे की तरफ, क्योंकि तार तो ऊपर नहीं जा रहा, फोर्स ऊपर तो लग रही है, कंडक्टर के नीचे की तरफ एक फोर्स लगेगी। ये डाउनवर्ड जो फोर्स होगी इफेक्ट करेगी किसके ऊपर, बैलेंस वेट के ऊपर। जब ये फोर्स नीचे की तरफ लग रही, ये फोर्स तो अप लग रही थी, तो कंडक्टर तो क्लैंप के साथ जुड़ा हुआ था, अपवर्ड तो कंडक्टर नहीं गया, नतीजा क्या होगा उसके बैलेंस के अंदर न्यूटन थर्ड लॉ में नीचे की तरफ फोर्स लगेगी और ये वेट कहाँ होगा, नीचे की तरफ आ जाएगा। जब नीचे आएगा तो और वजन को शो करेगा, ठीक है। तो अब हम ये कह रहे थे कि जो डाउनवर्ड फोर्स लग रही है उसकी, दिस डाउनवर्ड फोर्स इफेक्ट करती है वेट बैलेंस पे, जिसकी वजह से क्या होता है कि वेट की जो रीडिंग है वो शो कर रही होती है उसके वेट को। तो मैग्नेटिक फोर्स किस तरह से F इज इक्वल टू किस तरह से हो गया, वो नीचे तरफ वेट की फॉर्म में आ गए, तो F बराबर हो गया mg के। m जो है मास है जो रीडिंग की सूरत में शो कर रहा है किसके अंदर, वेट मशीन में, और g क्या 9.8 है। तो हम जानते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इन बिटवीन द मैग्नेट, दो मैग्नेट के दरमियान में जो फ्लक्स डेंसिटी यानी फील्ड की जो स्ट्रेंथ है, जो पावर है उसकी फील्ड की, मैग्नेटिक फील्ड की, मैग्नेटिक फोर्स की नहीं कह रहा, मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहा हूँ, तो वो मैग्नेटिक फ्लक्स जिसको जो जिसके वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट हो रहा है वो बराबर होता है B इज इक्वल टू F अपॉन IL। तो I मीन्स एम्पियर करंट है, L मीन्स लेंथ है जो उस फील्ड के अंदर है, F बराबर हो जाएगा इसके वो mg के। तो इस फॉर्मूले के जरिए आपको अंदाजा हुआ कि अगर हम किसी भी कंडक्टर को रखें किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर और उसको दो मैग्नेट के जरिए क्या कहते हैं, एक यू शेप हमारे पास आयरन स्टैंड हो जिसको रखा हुआ हमने वेट मशीन के ऊपर, और कंडक्टर को कनेक्ट किया हुआ हो एक एमीटर से, बैटरी से, वेरिएबल से, और कंडक्टर को क्लैंप के जरिए टाइट कर रखा हो कि जो भी अगर डिफ्लेक्टिंग फोर्स पैदा हो, मैग्नेटिक फोर्स पैदा जो होगी तार के ऊपर, तो उसकी वजह से तार ना तो अप जाए, ना डाउन जाए, ना राइट जाए, ना लेफ्ट जाए, कहीं पे भी नहीं जाए।
तो उसका मकसद ये है कि जब करंट गुजरे, जब इसमें फोर्स जनरेट होगी तो अब वो फोर्स तो अपवर्ड लग रही होगी, क्योंकि कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे वो इसकी डायरेक्शन फील्ड की और इस कंडक्टर के जो गिर्द सर्कुलर एक फील्ड जनरेट होती है वो आपस में इन फेज हो जाते हैं, तो वहाँ पे स्ट्रॉन्ग अपवर्ड मैग्नेटिक फोर्स जनरेट होगी। डाउनवर्ड तो जीरो है हमारे पास, लेकिन ये तार ऊपर जाने की वजह वो तो होल्ड हुआ हुआ है, फिक्स हुआ हुआ है, तो अब इसके रिएक्शन में क्या होगा, डाउनवर्ड फोर्स लगेगी और ये यू शेप जो स्टैंड है ये नीचे आ जाएगा। नीचे आएगा तो यहाँ पे ये रीडिंग शो करेगा, यहाँ करंट शो हो रहा होगा। अगर हम चाहते हैं कि कितना वेट को शो, कितनी ताकत की ये जो फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी जो है कितनी है, तो हम इस रजिस्टर की वैल्यू को चेंज करेंगे वेरिएबल के जरिए, तो करंट चेंज हो रहा होगा। करंट चेंज हो रहा होगा तो ये फोर्स में भी फर्क आ रहा होगा और इसके ऐसे इस मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी पे भी फर्क आता जाएगा। इसको बाकायदा प्रैक्टिकल करके कॉलेजेस में आप कर सकते हैं। तो काइंडली इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को भी चैनल पे लेके आइए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।